तो हमें ये देखने वो कौन से फैक्टर है जो SN1 को ज़्यादा अफेक्ट करते और वो कौन से फैक्टर है जो बहुत ही स्पेसिफाइड वे में SN2 को अफेक्ट करते। तो SN1 के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, SN1 फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 को अफेक्टेड करते हैं। यहाँ पे ना एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अल्फा पोजीशन they doesn't favor SN1 reaction. For example, C double bond C Cl, C single bond C double bond. इन केसेस में जो डबल बॉन्ड है या जो ट्रिपल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, दे आर प्लेस्ड एट द अल्फा पोजीशन। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड है। तो इन केसेस में SN1 प्रेफर नहीं करते वो, दे डोंट गो द रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। उसकी रीजन है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या है, बॉन्ड लेंथ गेट्स रिड्यूस्ड, बॉन्ड लेंथ गेट्स रिड्यूस्ड। ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड आने से इस कार्बन की लेंथ कम होगी और यहां पे Cl है। अगर इस कार्बन की लेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस क्लोरीन को अपने साथ अटैच करते हैं, अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बॉन्ड और भी छोटे हो जाते हैं। जब बॉन्ड छोटे हो जाते हैं उन्हें ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता। तो अगर वो अल्फा पोजीशन पे हो तो उसे फेवर नहीं करते, लेकिन अगर वो बीटा पोजीशन पे हो तो उल्टा काम करते। अगर वो बीटा पोजीशन पे हो तो उसे ज़्यादा फेवर करते। तो ये अगर ऐसे रिएक्शंस हो तो अगर ऐसे रिएक्शंस दे रखे हो तो ये SN1 रिएक्शन नहीं जाते, ये SN1 नहीं जाते। यहां पे हैलाइड कौन सा है, 1 डिग्री हैलाइड है। ये 1 डिग्री हैलाइड है हमारा, और ये SN1 रिएक्शन नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है। लेकिन दूसरी केस के अंदर में हमने क्या करा, यहां पे डाल दिया। कौन सी पोजीशन पे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड एट बीटा कार्बन फेवर द SN1 रिएक्शन। दे फेवर द SN1 रिएक्शन। उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट ये है कि SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा हो, तो हर वो फैक्टर जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, वो यहाँ पे काम कर सकता है, वो इसे फेवर करता। और जो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता वो इसे फेवर नहीं करता। जो इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता वो फेवर करता है, जो इसके स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता वो फेवर नहीं करता। तो इस केस में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। यहाँ पे भी 1 डिग्री, यहाँ पे भी ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर हम बेसिक रूल्स के हिसाब से जाए जो हमें CBSE वगैरह में पढ़ना है, तो हमने देखा SN1 तो क्या लिखते, इट विल अंडरगो SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। लेकिन वो गलत आंसर है। ये आंसर है SN1। ये SN1 रिएक्शन जाएगा। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि इसके बीटा पोजीशन के ऊपर एक डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे क्या होता? कायदे से जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ रखे, जो बच्चों वाली क्लासेस में पढ़ रखे, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इट विल अंडरगो SN2 रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे SN2 गलत आंसर है, SN1 सही आंसर है। लॉजिक क्या है?
कि भाई हमने यहाँ से ना Cl को बाहर निकाल दिया। Cl को बाहर निकालने से जनरेट क्या हो रहा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। दिस पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाई दिस डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। तो हम इसे इस वाली साइड पे डाल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे डाल सकते हैं। सो कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड, कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड। So it favor the SN1 reaction. एक फैक्टर और भी इनके साथ, और दो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। देखो एग्जाम के अंदर ना, अगर हम मरे हुए एग्जाम की बात कर ले तो वहां तो डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम पूछते, लेकिन अगर हम थोड़े ढंग के एग्जाम की बात कर ले तो वो क्या करते हैं, वो हर एक कॉर्नर से वो पार्ट बाहर निकालते जो जो जनरल रूल पे फिट नहीं करते। जनरल रूल कहता है SN1 जाना चाहिए, आंसर होता है SN2। जनरल रूल कहता है SN2 जाना चाहिए, आंसर होता है SN1। तो जो नॉर्मल है, जो जो बातें भी हम डिस्कस कर रहे हैं या जो पहले करा, ये वो एबनॉर्मल सेक्शन है, और इन्हें छोड़कर बाकी जितने पार्ट बन गए सारे नॉर्मल सेक्शन है। तो हमें आंसर देते हुए एक बार ये क्रॉस चेक करना है कि वो जो क्वेश्चन है उसके अंदर इनमें से कोई सब पॉइंट एप्लीकेबल तो नहीं है। अगर एप्लीकेबल है देन वी नीड टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अदरवाइज वो जो नॉर्मल परसेप्शन है कि 1 डिग्री क्या जाना है भाई, 1 डिग्री जाना है SN2, और 3 डिग्री क्या जाना है, इट विल अंडरगो SN1। लेकिन अगर बीटा पोजीशन पे, if carbonyl group is present at beta position, तो ये SN1 को फेवर नहीं करता। जैसे this one is alpha, this one is beta, and this beta carbon is having a carbonyl group, so this will not undergo SN1 reaction, this will undergo SN2 reaction, this will undergo SN2 reaction, because this positive charge is not going to be stabilized, this positive charge is not going to be stabilized by this ketone group। पॉजिटिव चार्ज कीटोन, ये जो कीटोन ग्रुप है ये इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करता। एक और भी फैक्टर है। तो हमने कितने फैक्टर पढ़े भाई, यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी, एक जो SN1 को फेवर करता, दूसरा जो SN1 को फेवर नहीं करता। जो फेवर करता है वो फैक्टर है कि डबल बॉन्ड शुड बी एट द बीटा पोजीशन, एंड जो फेवर नहीं करता वो दो फैक्टर्स पढ़े। कौन से फैक्टर्स थे भाई, एक तो बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कि अल्फा पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होनी चाहिए। अब फेवर करने के अंदर में दूसरा पॉइंट है, हेट्रो एटम एट अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे हेट्रो एटम होनी चाहिए। हेट्रो एटम मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोकार्बन के अंदर हेट्रो एटम होते, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑल एटम्स आर हेट्रो एटम। हेट्रो एटम्स, सारे एटम्स हेट्रो एटम्स होते। फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर क्या है भाई, ये कंपाउंड हमारा, ये हमारा एक कंपाउंड है जिसके अल्फा कार्बन के ऊपर एक हेट्रो एटम है, इसके अल्फा कार्बन के ऊपर एक हेट्रो एटम है, हैव हायर टेंडेंसी to undergo SN1 reaction।
यहां भी ये क्या था, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होने के बाद भी SN1 रिएक्शन जा रहा हो, एबनॉर्मल सी बात है। नॉर्मली इसे क्या होना था, SN2 जाना था, लेकिन ये SN1 जाता और तेजी के साथ जाते। क्यों भाई, बिकॉज इट इज हैविंग ए हेटेरो एटम एट द अल्फा पोजीशन। ये ऑक्सीजन कार्बन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। इस रिंग के अंदर एक एलिमेंट है, ये नाइट्रोजन हो सकता है, ये सल्फर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी द कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब क्या है कि इसे जाना चाहिए था SN2, लेकिन ये जाता क्या है SN1। तो ये हमने 2 फेवर में पढ़े, 2 इनके अपोजिशन में पढ़े। इसके बाद हमें थोड़ा सॉल्वेंट का भी इंपैक्ट देखना है, कौन से सॉल्वेंट इसे फेवर करते हैं, कौन से सॉल्वेंट इसे फेवर नहीं करते। ये काम हमें तब ज्यादा आता जब हम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को कंसिडर कर रहे हैं। जब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो ये फैक्टर बड़े काम के हो जाते। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसके कारण क्या होता, जो SN1 के रिएक्शन से वो पानी के अंदर ज्यादा होते। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है वो कंपाउंड जो पहले पोलर हो और उनके अंदर से प्रोटॉन जनरेट हो सकते हो। जैसे पानी है, ये पोलर भी है, इट्स ए पोलर एंड इट कैन जनरेट ए प्रोटॉन। ये बड़ी आसानी से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो सकते। जैसे फॉर्मिक एसिड है, यहां से बड़ी आसानी से H पॉजिटिव बाहर आ सकते हैं और ये बचे हुए पार्ट HCOO नेगेटिव रह सकते। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट which generate H पॉजिटिव। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे CH3OH, NH3, ये सारे के सारे पोलर है एंड दे कैन जनरेट H पॉजिटिव। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इनमें सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की है। तो अगर SN2 के अंदर मीडियम पानी है, अगर कोई 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, सपोज ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे एक वाली साइड पे पानी दे रखा है और एक वाली साइड पे CH2 दे रखा है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर कुछ और जैसे पायरिडिन, मान लो पायरिडिन दे रखा है। तो अगर पानी दे रखा है तो पानी कौन से रिएक्शन को फेवर कर रहा, SN1। और ये तुम्हें बताया नहीं है लेकिन तुम्हें बता रहे हैं इसका अपोजिट जो है, इसके अपोजिट का मतलब वहां भी पोलर होने चाहिए, बट इट शुड बी पोलर ए प्रोटिक। SN1 के अंदर पोलर प्रोटिक है और SN2 के अंदर पोलर ए प्रोटिक है। पोलर ए प्रोटिक कंपाउंड शुड बी पोलर बट इट शुड नॉट जनरेट एनी प्रोटॉन। तो ऐसे केसेस को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। इस केस के अंदर एग्जाम के अंदर वो यहाँ पे ऐसे डालेगा, दोनों ही केस में ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड
एक मैकेनिज्म SN1 को फेवर करता है, दूसरा मैकेनिज्म SN2 को फेवर करता है। जो पहला मैकेनिज्म है उसके अंदर पानी है, जो दूसरा मैकेनिज्म है उसके अंदर पायरिडीन है, विच इज ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पानी क्या है? इट्स ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।